तो ये मेल क्वेश्चनर का डीमेरिट भी समझे, स्कोप बहुत लिमिटेड है, रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है तो ही वो कर सकते हैं, और इतना एक्यूरेसी प्रिसीजन नहीं रहता है कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उनको समझ नहीं आएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्वेश्चनर भेज देते हैं, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चनर होता है फिर क्वेश्चंस बहुत बेकार होते हैं तो वापस भी भेज देते हैं और किसी को भरने का चिंता नहीं होता है। मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत समझा, आंसर ही उन्होंने गलत लिखा, और टाइम कंज्यूमिंग है कि पोस्ट से अगर करना है, पोस्ट से अगर कलेक्ट करना डेटा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आता है प्रिकॉशन, क्या क्या ध्यान रखना है। जो आपका क्वेश्चनर है वो सिंपल, शॉर्ट और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो क्वेश्चन उसमें है वो किसी बंदे के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करने चाहिए और बहुत पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में। ये जो प्रॉपर सीक्वेंस सिस्टम प्लानिंग है ना, ये हम देखेंगे क्या होता है एक्चुअली। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है वो क्लियरली बताना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी आ सके उसके लिए एफर्ट लगाने हैं, और क्वेश्चनर में जो है सेल्फ एड्रेस्ड एंड जो है एनवेलप होना चाहिए। अब क्वेश्चनर जो है इन्यूमरेटर, इस मेथड में इन्यूमरेटर खुद जाकर जो है रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर के क्वेश्चन पूछता है और उनके रिप्लाई को क्वेश्चनर में खुद के लैंग्वेज में लिखता है, और जो क्वेश्चनर को इन्यूमरेटर भरते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं। इन्यूमरेटर जो होता है वो रिस्पोंडेंट को मदद करता है सवाल भी समझने में कि सवाल एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, और खुद ही वो शेड्यूल को भरता है, जिसकी वजह से वेग और एम्बिगुअस रिप्लाई जो होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। और रिलायबल इन्फॉर्मेशन लाने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा टेक्टफुल होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, थोड़ा अनबायस्ड होना चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए लोकल लैंग्वेज जहाँ पे जा रहा है वो। तो इन्यूमरेटर जो होते हैं वो स्पेशली ट्रेन होने चाहिए जिससे वो लोगों को कन्विंस कर सके कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है। और ये मेथड जो होता है जनरली गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिग बिजनेस हाउसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यूज करते हैं। तो ये मेथड कब सूटेबल है, जब वाइड कवरेज हो, एक्यूरेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बेटर रिस्पांस चाहिए कि भाई मेल क्वेश्चनर में लोग खुद से समझ के लिख रहे थे तो वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन का चांस होता था। तो बेटर आंसर चाहिए तो आप इन्यूमरेटर भेज दो, और जहाँ पे पार्सलिटी आपको नहीं करवानी है वहाँ पे, और इलिटरेट रिस्पोंडेंट होते हैं जहाँ जिनको पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं की है, जो इतने सही समझ सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थोड़ा कॉस्टली क्योंकि न्यूमरेटर ट्रेनिंग है, टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि खुद जाके हम कर रहे हैं, पार्सलिटी हो सकती है, और इनएबिलिटी ऑफ द इन्यूमरेटर हो सकता है कि शायद इन्यूमरेटर ही इतना ट्रेन नहीं है और थोड़ा नेग्लिजेंट हो सकता है, फिर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हो सकता, जिसके कारण मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि जो इन्यूमरेटर है ना वो बहुत इंटेग्रिटी का पर्सन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए, और पोलाइट, टेक्टफुल, लेबोरियस और ऑनेस्ट होना चाहिए काम को लेकर, थोड़ा टाइमली इवैल्यूएशन करना चाहिए हमें, और जो भी है काम का इन्यूमरेटर के उसका टाइम इवैल्यूएशन करना चाहिए कि भाई एक जन से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना वरना टाइम नहीं बचेगा, या 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना, ऐसा करके। और रिस्पोंडेंट जो है प्रॉपर्ली एजुकेटेड होना चाहिए अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और क्वेश्चन जो होते हैं शेड्यूल के वो छोटे होने चाहिए, सिंपल और क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चनर बनाते कैसे, एक क्वेश्चनर एक शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम को लेकर जो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल एंड अ क्वेश्चनर भी एक आर्ट है। जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, जो आप क्वेश्चनर की ओवरऑल ड्राफ्टिंग करते हो, तो उसके ऊपर भी जो है ना क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर डिपेंड करता है कि जो भी आपका क्वेश्चनर है वो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनको रिस्पांस करने में भी मदद आए, उनको रिस्पांस करने में एक इवोक मिले। ऐसा ये टेक्निकल जॉब है, इसमें बहुत स्किल, एक्सपर्टीज और प्रैक्टिस लगती है क्वेश्चनर बनाने में। अच्छे क्वेश्चनर की क्वालिटीज क्या होती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो बेकार है। जो डायरेक्ट रिलेवेंस क्वेश्चन होते हैं ना, जो डायरेक्टली रिलेवेंट होते हैं प्रॉब्लम से, उन क्वेश्चंस को जो है उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, और जो क्वेश्चंस है वो सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। इस तरीके से बनाना चाहिए हमें क्वेश्चन के जो आंसर है वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज मिले। तीसरा, क्वेश्चंस को लॉजिकली अरेंज करना चाहिए कि आप ऐसे पूछ रहे हो, उसकी इनकम पूछ रहे हो, पहले बाद में पूछ रहे हो एम्प्लॉय है या नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत है। तो पहले पूछो एम्प्लॉयड है या नहीं है, फिर अगर एम्प्लॉयड है तो इनकम पूछो वरना मत पूछो। तो लॉजिकल होना चाहिए कि किसी के सेंटीमेंट भी हर्ट ना हो जाए ऐसा, और पर्सनल क्वेश्चंस भी होने चाहिए, किसी के प्राइवेट अफेयर वाले, किसी के प्राइड या सेंटीमेंट को अफेक्ट करे वैसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन मत देना भाई, जहाँ पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है वैसे क्वेश्चन मत देना। जैसे आप उसको ऐसा मत पूछना कि आपकी ईयरली सैलरी क्या है, अब वो तो मंथली सैलरी उसको मिलती है तो वो इनटू 12 करके लिखने की कोई इच्छुक में नहीं होगा। तो ऐसी कैलकुलेशंस को अवॉइड करना कि ईयरली क्वेश्चन मत पूछना, ईयरली सैलरी मत पूछना, मंथली सैलरी पूछना। फिर डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए कि वुडंट यू या डोंट यू, ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चंस का मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और मेरे जैसे लोगों को जिनको अंग्रेजी आती नहीं है तो वो तो कुछ भी लिख देंगे। ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन किसी की पर्सनल फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं, आर्गुमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन यानी कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आर्गुमेंट के एक साइड में कि जो ये हुआ
क्या मतलब क्या आप मानते हो जो हुआ वो कितना सही है, क्या आपकी राय है? तो कितना सही आपने ऑलरेडी पूछ लिया, अगर उसको गलत लगता होगा तो। मतलब लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे तरीके के क्वेश्चंस जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को एक साइड पे ले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। तो कोई भी लीडिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं होने चाहिए तो रिस्पोंडेंट को एक तरफ में लेकर जाए, है ना, बायस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको। और रिस्पोंडेंट को भी इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए कि जो क्वेश्चनर है उसमें क्लियर डेफिनेट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्वेश्चनर को भरने के लिए। और क्रॉस एग्जामाइन करना है कि एक क्वेश्चन है जिसको हम क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हैं, ऐसा कि भाई एज के बारे में क्वेश्चन दिया है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के भी क्वेश्चन डाल दो, क्रॉस एग्जामाइन कर दो। तो अब अगर कोई बुद्धू सा अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एज कुछ और लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज कुछ और आएगा, तो पता कर लेंगे हम लोग। फिर थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब अच्छे क्वालिटी के पेपर में प्रिंट होना चाहिए, थोड़ा नीट क्लीन होना चाहिए और अच्छी खासी जगह होनी चाहिए आंसर लिखने के लिए। और क्वेश्चनर की प्री टेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब पायलट सर्वे बोलते हैं इसको, कि क्वेश्चनर को एक्चुअली भेजने के पहले उसको हमेशा हमें कुछ रिस्पोंडेंट से क्रॉस चेक करवाना चाहिए और उस हिसाब से हमें मॉडिफाई करना चाहिए और पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और वापस रिक्वेस्ट करो भाई कि रिस्पोंडेंट को पोलाइटली रिक्वेस्ट करो कि क्वेश्चनर कंप्लीट करने के बाद रिटर्न करे, वरना वो रह जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ऐसा उनको अश्योरेंस देना पड़ता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चनर की क्वालिटीज है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चनर बनाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो क्वेश्चंस भी किस तरीके के होते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दो ऑल्टरनेटिव के बीच में पूछा जाता है, यस या नो, राइट या रॉन्ग या ट्रू और फॉल्स। मतलब इनके जो आंसर होते हैं इसको डाइकोटोमस ऐसा कुछ तुम लोग बोलते थे बचपन में, कि मतलब कि ये जो होते हैं ना, ये तुम लोगों के हिसाब से रेटोरिकल क्वेश्चंस ऐसा बोलते हैं ना तुम लोग लैंग्वेज में, यस नो वाले, कि जिसको सिर्फ यस या नो में बोलते हैं, तो रेटोरिकल तुम भी आता होगा ऐसा कुछ। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस नो, राइट रॉन्ग या ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, वो सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को यूज करना चाहिए, थोड़े सिंपल होते हैं, जैसे डू यू हैव अ कार, यस या नो, हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हो, यस या नो। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालना चाहिए तुम लोगों को कि भाई ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबल आंसर्स को प्रिंट करो और बहुत इजी रहता है, ये कन्वीनियंट रहता है रिस्पोंडेंट को आंसर देने में। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं टाइम और टेबुलेशन जो है वो मतलब टाइम बचाते हैं और टेबुलेशन फैसिलिटेट करते हैं कि भाई एक ऐसा प्रेजेंट करके दिखा दो। तो हाउ डू नॉर्मली रीच योर ऑफिस, जो होगा टिक कर दो। फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं कि भाई जो क्वेश्चनर है ना उसमें कुछ जनरल क्वेश्चन होने चाहिए और बाद में फिर स्पेसिफिक होने चाहिए, है ना। पहले जनरल क्वेश्चन पूछो कि मैरिड हो या नहीं हो, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, पहले पूछ लिया पति का नाम क्या, बाद में पूछोगे कि शादी हुई या नहीं हुई। वो एक कोई फिल्म का वो है कि वो गेट में जाके ठक ठक पूछता है कितने बच्चे हैं आपके। अब पहले पूछो तो सर शादीशुदा है या नहीं है, फिर उस पर देखो ये इन्यूमरेटर की समझदारी के ऊपर है। वो एक आदमी था ठक ठक करके जाके एकदम यंग लेडी थी, उसको जाके पूछ रहा है कितने बच्चे हैं आपके, चाटा मार के भेज दिया। पहले पूछना चाहिए कि शादी हुई है या नहीं हुई है, तो वो इन्यूमरेटर गया ठक ठक किया, कोई बूढ़ी आंटी आई है, फिर बोलिए शादी हुई है नहीं है। तो इन्यूमरेटर भी समझदार होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछने कैसे नहीं, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है वो हमें वहां पे डालना है। पहले नॉर्मल जनरल क्वेश्चन करने, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाना है, ऐसा। यहाँ पे आर यू मैरिड, उसके बाद पूछे कितने मेंबर है फैमिली में, ऐसा। फिर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है रिस्पोंडेंट खुद की भाषा में लिखता है और उसका कोई भी आंसर पॉसिबल होता है, वहां पे हमें जगह छोड़नी है आंसर्स के लिए कि कैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो सकता है, तुम्हारे मंथली इनकम से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ऐसा। ये देखो ये एक स्पेसिमेन क्वेश्चन है दिया है कंज्यूमर के 18 रेफरेंस का। तो ये इस तरीके से एमसीक्यू भी है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है और सब कुछ है, ठीक है। यस नो भी है और एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में है, ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी है, सब कुछ है। क्लियर हुआ? तो ये प्राइमरी डेटा के सोर्स खत्म हुआ है। अब आता है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्सेज है, तो बेसिकली सेकेंडरी डेटा जो होता है हम लोग दूसरे एजेंसी से कलेक्ट करते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए उसको यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज है उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज होती है। नेशनल एजेंसीज जैसे कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग फील्ड में, जैसे नेशनल इनकम हुआ, पॉपुलेशन हुआ, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, वेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हुआ। ये सारे डेटा को कलेक्ट करके रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एनुअली करो, क्वार्टरली करो, रेगुलरली मतलब मंथली करो, फोर्टनाइटली करो, ऐसा। तो कुछ पब्लिश सोर्स इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से, सबसे पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन।
गवर्नमेंट मतलब बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन जो है ना पब्लिक करते हैं ऑन द इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे नेशनल इनकम हुआ या फिर क्या है वो सिविल इन्वेस्टमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, और उसको रेगुलर इंटरवल में पब्लिश करते रहती है। कुछ पब्लिकेशंस जो इंडियन गवर्नमेंट की वो दिया हुआ है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया एनुअल बुक, सेंसस, ये सारी बातें। फिर आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे म्युनिसिपैलिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होती है, ये लोग भी रिपोर्ट जो है तो पब्लिश करते रहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एजुकेशन, सैनिटेशन और बहुत सारे ऐसे। फिर आता है कमिटीज और कमीशन के रिपोर्ट होते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ना, वो लोग कोई कमिटी और कमीशन को क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं कोई चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और जो कमिटी और कमीशन होते हैं ना, वो लोग स्पेसिफिक इशू पे इंक्वायरी करते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल के विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम पीरियड उनको बोला गया है, उस पर क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी सेकेंडरी डेटा का ही एक सोर्स है। जैसे नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट है या पे कमीशन क्या लिखा है रिपोर्ट है, तो ये सारी चीजें आती है। फिर पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अलग अलग रिसर्च वर्क में एंगेज है और क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा के एक इंपॉर्टेंट सोर्स वो लोग हैं। वो लोग जो है अपनी फाइंडिंग्स को एज सेकेंडरी डेटा जो है पब्लिश करते हैं। जैसे ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारे सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं। हाँ, ये थोड़ा याद करना पड़ता है पब्लिकेशन कौन से ये इधर थोड़ा टेंशन है। फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि रिपोर्ट पब्लिश करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग इकोनॉमिक मैटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे UNO का है, WHO का, IMF का है, ये सारे लोगों का। फिर प्राइवेट पब्लिकेशंस भी होते हैं कि भाई कुछ कमर्शियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रेगुलरली। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के इंस्टीट्यूट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये सब प्राइवेट पब्लिकेशन है। फिर एक होते हैं ट्रेड एसोसिएशन की पब्लिकेशन, जैसे बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन जैसे ICAI हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ, ये लोग भी डेटा जो होते हैं कलेक्ट करके पब्लिश करते हैं। फिर न्यूज़पेपर मैगजीन हुए कि भाई न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ, ये भी डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, आउटलुक बनी है, बिजनेस टुडे है, ये सारी बातें। वो थे पब्लिक सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश सोर्स क्या होते हैं, अगर डेटा कोई कलेक्ट कर रहा है उसको पब्लिश नहीं किया है, वो हमने ऐसे ही किसी से ले लिया, किसी बंदे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसे ही लोगों से पूछ लिया, तो वो अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे रिपोर्ट जो है किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी से हमने डायरेक्टली ले ली, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं प्राइवेट नेचर के होते हैं और उसको पब्लिश नहीं किया जाता है। ऐसे अनपब्लिश्ड डेटा को जो होते हैं वो हम मेंबर ओनली यूज के लिए ही रखते हैं। इसकी लिमिटेशंस होती है कि प्रॉपर प्रोसीजर कोई अडॉप्ट नहीं हुआ डेटा कलेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली ले लिया। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो प्रेजुडाइज से इन्फ्लुएंस हो सकता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी उसमें नहीं होती है और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का सारा चीज जो है वो कवर नहीं करता है। तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हो तो आपको कुछ प्रिकॉशन रखने कि डेटा रिलायबल है या नहीं है, उसको चेक करो कि भाई एजेंसी का एक्सपीरियंस देखो, एजेंसी की इंटेग्रिटी देखो, इन्फॉर्मेशन का सोर्स देखो, डेटा किस मेथड से कलेक्ट हुआ है वो सब समझो, तभी आप लोग जो है उसको रिलायबल है या नहीं है समझ सकते हो। फिर सुटेबिलिटी ऑफ द पर्पस, इन्वेस्टिगेटर को ध्यान रखना है कि जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है ना, तो वो उसके पर्पस से अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है ना, तो उसका नेचर पता करना है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, यूनिट एंड टर्म्स, होमोजेनिटी, टाइम ऑफ कलेक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है पता करनी है। जैसे आज मुझे प्राइस पता करना है, प्राइस चेंज पता करना है, तो अगर मैं किसी चीज का प्राइस 10 साल पहले के प्राइस से कंपेयर कर रहा हूँ तो ठीक है, पर 50 साल पहले के प्राइस से कंपेयर कर रहा हूँ तो गलत है। तो कितना टाइम पे वो कलेक्ट हुआ था वो सब भी देखना पड़ता है। फिर सेंसस किया या सैंपल किया है, सेंसस का मतलब जो डेटा कलेक्ट किया है तो उस फील्ड के कंसर्न सारे लोगों से पूछा है कि उस फील्ड के कंसर्न थोड़े लोगों से पूछ लिया है। सेंसस सैंपल पता है ना तुमको, सेंसस में सबसे पूछते हैं, सेंसस में सबसे पूछते हैं और सैंपल में थोड़े लोग से पूछते हैं। तो वो भी देखना है कि भाई कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट किया है। सैंपलिंग है तो बायस भी हो सकती है, मोड ऑफ सिलेक्शन और सैंपल पे। अब सैंपल करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसके भी मेथड होते हैं, तो भाई उसमें भी कुछ मेथड बायस्ड होती है, तो वो देखना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि जो डेटा है वो एडिक्वेट है या नहीं है, उसमें बायसनेस और प्रेजुडिस हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हटाया है तो कंक्लूजन गलत हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर को ये ध्यान रखना होता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन्ड है या नहीं है। फिर हमारे पास होता है इन्वेस्टिगेट करने की टेक्निक। बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ना, वो हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक सेंसस सर्वे होता है और एक सैंपल सर्वे होता है। देखो इसमें पॉपुलेशन, यूनिवर्स, ये सब समझना पड़ता है। पॉपुलेशन यानी सारे के सारे लोग, यूनिवर्स यानी कि सारे के सारे लोग, जो भी फील्ड के ऊपर तुम स्टडी कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर तुम लोग जो भी फील्ड पे स्टडी कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर चीज पे तुम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, उस चीज के सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स है पॉपुलेशन।
ये हमारा वेन डायग्राम का यू होता है। क्या होता है वेन डायग्राम का यू? यूनिवर्सल सेट है ये बेसिकली। और सैंपल क्या है? कोई सबसेट है उसका। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज तुम पता कर रहे हो उनके सारे के सारे लोगों से, सारे के सारे लोगों का ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्स होता है। और उनमें से कुछ लोग निकाल रहे हैं तो सैंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11 में कितना पढ़ाई में लर्निंग है या नहीं है, इसके बारे में अगर मैं सारे 11 के बच्चों से पूछूं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में सर्वे हुआ है और या फिर तुम्हारे स्कूल में सर्वे हुआ है, तो तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों से पूछा जाएगा तो सेंसस है। और एक ही क्लास से पूछेंगे, कुछ कुछ बच्चों से पूछेंगे तो क्या है वो? सैंपल है। ऐसा। तो सेंसस मेथड में क्या होता है कि डेटा हर एक इंडिविजुअल से हम लोग कलेक्ट करते हैं, जबकि सैंपल मेथड में कुछ ही लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिवर्स या पॉपुलेशन का पार्ट होता है और उसमें से सैंपल जो है थोड़े लोगों को ही होते हैं। तो सेंसस मेथड हमें पता है ना भाई कि कश्मीरी फैमिली ने क्या किया था, देखो डिटेल लिया था कश्मीरी फैमिली से कि भाई कैसा आउटस्कर्ट में आपको एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों के वो पत्थरबाजी वगैरह के चक्कर में। तो यानी कि सेंसस मेथड है। तो सेंसस मेथड में क्या होता है कि आप आपके इन्वेस्टिगेशन में हर एक चीज के, आपके पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको सेंसस मेथड बोलते हैं। बेसिकली ये मेथड में हर एक जन से पूछ रहे हो तो ये मेथड का कब अडॉप्ट करेंगे? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लिमिटेड है और आपको डिटेल में चीजों की स्टडी करनी है। इसमें हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर को भेजा जाता है जिससे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो। फिर डेमोग्राफिक डेटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सब जो होते हैं ना ये हम लोग कलेक्ट करते हैं सेंसस से ही। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको पब्लिश भी करती है। फेमस एग्जांपल जो है सेंसस का वो है हमारे 10 साल में जो सेंसस ऑफ इंडिया लिया जाता है वो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए वो, बट कोविड-19 की वजह से 2021 में पॉपुलेशन नहीं लिया है और ऐसा अज्यूम्ड है कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है 2027 में होगा, यानी कि अगले साल शायद होने वाला है। ऐसा सेंसस मेथड को हम कंप्लीट इन्यूमरेशन, 100% इन्यूमरेशन या कंप्लीट सर्वे भी बोल सकते हैं। तो मेरिट क्या है इसके? आप डिटेल में पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो, एकदम डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे फैक्ट सब कुछ मिल जाता है और इसमें एक्यूरेसी भी हाई रहती है, रिलायबिलिटी भी हाई रहती है। और ये मेथड कब सूटेबल है? जब जो है अलग अलग चीजों को, मतलब जब आपका पॉपुलेशन का आइटम होमोजीनियस नहीं होता है ना, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होता है ना, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाले लोगों से जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, जब होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं होती है तब जो है आपके लिए सेंसस सबसे अच्छा तरीका है। डीमेरिट क्या है? खर्चा बहुत है, टाइम बहुत लगता है, इंसानों का यूज बहुत होता है और इनकी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है कि कुछ कुछ चीजों के बारे में जो है हम लोग सेंसस नहीं कर सकते, पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई डिस्ट्रक्शन की स्टडी है तो सारे टायर को हम लोग अगर फाड़ देंगे तो कोई काम का चीज है नहीं, तो वहाँ पे सेंसस नहीं कर सकते, वहाँ पे सैंपल कर सकते हैं। तो आता है हमारे पास सैंपलिंग मेथड कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन का यूज नहीं कर रहे, हम पॉपुलेशन में कुछ ही पार्ट का यूज कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन में, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनके पास से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। सैंपल जो होता है वो यूनिवर्स क्या पॉपुलेशन का पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है सैंपल सिलेक्ट करने का कि पहले पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करो और पॉपुलेशन को ध्यान से समझो और फिर एक ऐसा सैंपल कलेक्ट करो जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब सैंपल शुड बी सिमिलर टू पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन और सैंपल में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत ध्यान से हम लोगों को सैंपल सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है। तो एक अच्छा सैंपल जो है पॉपुलेशन से छोटा होता है और वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एट लोअर कॉस्ट और इन लेस टाइम। तो सैंपल की साइज जो है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन की साइज पे और कितना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल का साइज ज्यादा होता है, मीडियम एक्यूरेसी चाहिए तो ठीक ठीक सैंपल का साइज होता है, और एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती तो थोड़ा बहुत सैंपल ले लो, बात खत्म। और पॉपुलेशन होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है मतलब पॉपुलेशन के लोग सिमिलर है ना, तो फिर जो है आप सैंपल छोटा रखो, पर अगर हेट्रोजीनियस अलग अलग तरीके के लोग हैं तो आपका सैंपल भी क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। फिर नेचर तो सैंपल बड़ा ही करते हैं नॉर्मली इसीलिए, और जब अलग अलग होते हैं ना तो सैम्पलिंग मेथड्स होती है, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, वो हम समझेंगे अगली क्लास में जब, तब तुमको पता चलेगा। आज तो हाँ वही बोल रहा हूँ, 7th में तुमको करवाया है, तुमको 7th में किया तो करते करते थोड़ा बहुत याद आएगा। नेचर ऑफ स्टडी, इंटेंसिव कंटिन्यूअस स्टडी करते हो ना तो छोटा सैंपल भी क्वाइट एप्रोप्रिएट है, पर अगर तुम लोग एकदम एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे हो बहुत डिटेल में अनरिपीटेड, तो मतलब बार बार अगर आप स्टडी नहीं करने वाले हो, एक ही बार करके छोड़ने वाले हो, तो लार्जर सैंपल साइज बहुत जरूरी है। और रिस्पोंडेंट का नेचर भी होना चाहिए भाई, अगर बहुत सारे रिस्पोंडेंट जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है तो सैंपल बड़ा होना चाहिए, रिस्पोंडेंट कोऑपरेटिव है तो भी सैंपल छोटे में काम हो जाते हैं। अच्छा सैंपल क्या होता है
जो रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब आपका सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और आपके सैंपल में पॉपुलेशन जैसी सारी कैरेक्टरिस्टिक हो और उसका साइज एडिक्वेट हो, तो वो अच्छा सैंपल है। और मेथड, जिस मेथड से आपने सैंपल बनाया है वो भी बहुत जरूरी है, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए और आपका जो सैंपल है वो इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव जैसा ही होना चाहिए। और जो सैंपल बना रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर सैंपल बना रहे पूरे पॉपुलेशन में से, वो भी ट्रेंड होने चाहिए। इसके फायदा क्या है सैम्पलिंग मेथड के? खर्चा कम लगता है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हो, तो खर्चा कम लगता है और स्टडी जो है ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो, रिजल्ट भी रिलायबल होते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना बड़े बड़े सेंसर्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सैंपल में पॉसिबल है। और साइंटिफिक अप्रोच है, यानी कि थोड़े मेथड्स जो है वो साइंटिफिक तरीके से सैंपल बनाते हैं, तो यानी कि वो भी इसका बेनिफिट और डिटेल इंक्वायरी आप कर सकते हो। पर डीमेरिट क्या है? 100% अचीव्ड एक्यूरेसी तो आप नहीं ले सकते हो और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सैंपल जो है आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सैंपल अच्छा नहीं है। और बायसनेस हो सकता है सैंपल को सिलेक्ट करने के वक्त, कि जब सैंपल के एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें बायसनेस हो सकता है और शायद आपने सैंपल जो बनाया है वो स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से नहीं बनाया है और सैंपल जो है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के केस में पॉसिबल नहीं है, वो उस केस में इतना फायदेमंद नहीं है। तो ये जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है मेथड ऑफ सैंपलिंग, ये अपने शांति से करेंगे क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, समझना पड़ता है।